ठीक है। तो जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है दो मेजर कैटेगरी में, एसेंशियल एलिमेंट्स को, एसेंशियल मिनरल्स को। ठीक है। एसेंशियलिटी का पहला क्राइटेरिया कि वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में इन्वॉल्व हो रहे हों विदाउट या अब्सेंस में, मतलब विदाउट इन प्रेजेंस ऑफ दोज मिनरल्स दैट प्रोसेस कुड नॉट बी कंप्लीटेड। उसके बाद है आपका कि उसका जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो कोई रिप्लेस ना कर सके। ठीक है। तो दैट इज वो एलिमेंट नॉन रिप्लेसेबल होना चाहिए, उसका कमी कोई और नहीं पूरा कर सके। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर रोल। क्लियर। फिर थर्ड पॉइंट ये था कि वो मेटाबॉलिक में इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से एंटर किए और वहाँ स्टोरेज है कुछ भी है, तभी तो हम 106 105 जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है उसमें से हम एलिमिनेट कर रहे हैं ना। तो ओवरऑल हमें जो प्रोडक्ट एलिमेंट्स मिलेंगे, जो मिनरल्स, वो इसेंशियल रहेंगे। एंड अब उनको अकॉर्डिंग टू कितना वो यूटिलाइज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया गया, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है। मैक्रो एज द नेम इंडिकेट कर रहा है कि जो मेजर ज्यादा अमाउंट में, जैसे हमने बोला तुम्हें उस दिन की कोई रेसिपी तुम बना रहे हो, उसमें रेसिपी मेन है, जब आप उसमें नमक या चीनी डाल रहे हो तो उसका मेन जो फ्लेवर आ रहा है वो उस पर डिपेंडेंट है कि आप नमकीन रेसिपी बना रहे हो या शुगर रेसिपी। तो जिस तरीके से डिफ्यूजन में, तुम कॉन्सेप्ट समझ लेना, जिस तरीके से डिफ्यूजन में इंडिपेंडेंट प्रोसेस था, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को इंडिपेंडेंटली के दूसरे मटेरियल के इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। ठीक है। उसी तरीके से ऐसा कुछ नहीं है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कम इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है कि दोनों के एसेंशियल क्राइटेरिया वही है। ठीक है। कि वो पार्ट होना चाहिए, वो एसेंशियल होने चाहिए, क्लियर, वो स्पेसिफिक होने चाहिए। तो हम मैक्रो को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, ना ही माइक्रो को बहुत ऊपर रख सकते। दोनों का अपना अपना लेवल है, दोनों नॉन रिप्लेसेबल है, बिना उसके उसका नहीं, बिना उसके उसका नहीं। क्लियर। तो हम ये नहीं कह सकते इंपॉर्टेंस के, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो हम बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि दोनों में कौन हायर है कौन लोअर है। क्लियर बच्चों। बस नीड ये है कि जो एलिमेंट ज्यादा आपको चाहिए वो हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट, एंड जो कम क्वांटिटी में चाहिए वो आपके हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट। These elements are further divided into two broad categories based on their quantitative requirement. Quantitative मतलब क्वांटिटी, कितनी मेजर, कितने क्वांटिटी में वो चाहिए। क्लियर। मैक्रो एंड माइक्रो। Macronutrients are required by the plant in relatively large amount. ठीक है। पूरा पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, अब वहां पे आपको समझ में आ गया कि क्वांटिटेटिव बोल रहा है तो तुरंत ऐसे आपका बन जाना चाहिए कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव बेसिस। क्लियर। क्वांटिटेटिव बेसिस पे इधर लिखोगे मिनरल एलिमेंट्स लार्जर अमाउंट, लेस अमाउंट। ठीक। ये हो गया मैक्रो, ये हो गया माइक्रो। एंड देन इसी में मैक्रो एलिमेंट के एग्जांपल, माइक्रो एलिमेंट के एग्जांपल। ये पहला फ्लो चार्ट आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये डिफाइन करना होता है कि व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिवाइडिंग मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, पहला एमसीक्यू। दूसरा, कौन ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे कौन कम रिक्वायर्ड होंगे। फिर आपको जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को सफल करके दे देगा कि फाइंड आउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट अमंग देम, फाइंड आउट द माइक्रोन्यूट्रिएंट, हाउ मेनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हाउ मेनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो 17 टोटल एग्जांपल्स हैं बेटा, 70 को आपको क्लासिफाई करके याद है। निमोनिक्स के चक्कर में कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। क्लियर। निमोनिक्स नहीं पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हैं, हमें समझना है कि वो मैग्नीशियम अंदर गया तो किया क्या। सिर्फ हम मैग्नीशियम होता है इतने टिक करने से हम आगे डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो मैग्नीशियम कर क्या रहा है, क्लोरीन कर क्या रहा है, जब हमें ये पढ़ना है तो हमें निमोनिक्स की जरूरत कहाँ पड़ी। क्लियर। तो जस्ट 17 एलिमेंट हम याद कर सकते हैं। आई थिंक पीरियोडिक टेबल भी याद करने की ट्रिक बताई गई होगी, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो टेबल है पूरा, तो उसको भी ध्यान में रखो, चीजें याद होनी चाहिए। ठीक। लार्ज अमाउंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड ओनली इन स्मॉल अमाउंट, माइनर और ट्रेस एलिमेंट। अब ये ट्रेस वर्ड ध्यान में रखना, मैंने तुम्हें एक ट्रेसर टेक्नोलॉजी बताई, ट्रेसर टेक्नोलॉजी। ठीक। रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्नोलॉजी, सेल चैप्टर के साथ में लेबलिंग करके हम ट्रेस कर रहे हैं, तो दैट वर्ड इज डिफरेंट।
ट्रेसर टेक्नोलॉजी यूज करके जिससे हम कर रहे हैं, वहां पे हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जैसे हम कार्बन के आइसोटोप C14 आइसोटोप से ट्रेस लेबलिंग किए हैं, तो वो C14 कहाँ कहाँ गया उस बॉडी के अंदर जाके उस किस किस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हुआ। समझ रहे बच्चा? उसी तरीके से आपको जब जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिफाई करना होगा, N14 एंड N15 के बीच में हम लेबलिंग करेंगे, देन हम लोग देखेंगे कि सेमी कंजर्व जो डीएनए बना है उसके अंदर N14 कितने अमाउंट में आ गया और जो डीएनए स्ट्रैंड दूसरा है उसमें N15 कितना है। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने तो मीडियम में N14 रखा था, आना चाहिए N14। क्लियर? तो मतलब ट्रेस करके आप दिखा रहे हो, दैट इज टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन होता है, दैट इज ट्रेसर टेक्नोलॉजी, जहां पे आप किसी लेबलिंग से रेडियो आइसोटोप या आइसोटोप की लेबलिंग से या फ्लोरेसेंस की लेबलिंग से आप आइडेंटिफाई करते हो कि वो एलिमेंट पर्टिकुलर रिएक्शन में किधर गया, उसको ट्रेस करो। बट दैट इज ट्रेस एलिमेंट, मतलब छोटा अमाउंट, ठीक है, वो भी छोटी चीज है, आपने डाला इंटरेस्टेड टेक्नोलॉजी से उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, उस पूरे मीडियम का छोटा सा पार्ट है, पूरी मैकेनिज्म को तो नहीं देख रहे हो आप, जस्ट आपने देखा वो छोटा किधर गया। उसी तरीके से आप समझो माइनर और ट्रेस एलिमेंट कौन सा होगा, माइक्रोन्यूट, क्लियर, जो कम अमाउंट में चाहिए एंड आप उसको कम अमाउंट में है, ट्रेसर टेक्नोलॉजी से कंफ्यूज नहीं कर बस। एक ये टेबल सबको बनाना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और ट्रेस एलिमेंट। तो क्वेश्चन आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट ना देके ट्रेस एलिमेंट से आ सकता है, इसलिए ये वर्ड ध्यान में रखना है। क्लियर? रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, ठीक है, जो आप वेट मैटर को निकाल रहे हो उसके बाद आपने एश टेक्नोलॉजी से ड्राई मैटर निकाला, उस ड्राई मैटर में ये कितना होना चाहिए, 10 मिलीमोल पर केजी। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? एक यूनिट दे दिया गया, क्वांटिटेटिव ही तो हम देख रहे हैं कि वो क्वांटिटी में कितना प्रेजेंट है। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब, ये बहुत डेटाबेस चैप्टर है, यहाँ से रिवीजन की कोई नीड नहीं होगी बेटा, सिर्फ आपको डेटा जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना, हो सकता है मुझे ना आए आपको आए, कि मेरा काम ही है सब याद करना। मुझे बोरान पता है, जिंक पता है, मैग्नीशियम पता है, जो मेजर मेजर है मुझे पता है, लेकिन हर एक चीज की मैं डेप्थ क्यों पढ़ू जब अभी उसकी नीड नहीं। तो आपको पढ़ना है, आपको इंफॉर्मेशन को याद करना है, बार बार डेटाबेस चैप्टर है, इसको डेटा याद रखना है और इसको 2-3 बार इधर पढ़ोगे, टेस्ट दे दोगे, उसके बाद लास्ट में पढ़ोगे एग्जाम टाइम, या जितनी बार आपका रिपीटेटिव टेस्ट होगा तो जस्ट टेस्ट के टाइम इस चैप्टर को उठाना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं। रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ लेस देन, ठीक है, लेस देन, देखा दोनों यूनिट सेम के, excess of 10 millimole and ये क्या है, less than 10 millimole per kg of dry matter. The macronutrient include, अब आया क्वेश्चन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब हम जो बता रहे हैं वो चीज एकदम लिख लो कहीं पे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये होते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट, फ्रेमवर्क एलिमेंट। यू कांट थिंक एनीथिंग इन बायोमोलिक्यूल विदाउट देम, कुछ भी नहीं सोच सकते हो। मिनिमम सीएचओ से आप छोटा भी बनाओगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट सीएचओ की है। तो ये क्या होगा, फ्रेमवर्क एलिमेंट जिनसे बना हुआ है सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करो, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, किसी की भी बात करो, दिस इज द मेन थिंग। क्लियर? इनके रोल आपको नहीं पढ़ने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके रोल भी पढ़ने हैं कि इनके डेफिशिएंसी से क्या हो, इनकी डेफिशिएंसी से तो लाइफ खत्म हो जाए, कोई बॉडी बनेगी ही नहीं, कोई लिविंग बनेगा नहीं। क्लियर? इसलिए बुक में इनके बारे में नहीं लिखा होगा। समझ में आई बात? दूसरा आ जाता है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये तीनों आपके क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये हो जाएंगे आपके प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। अब आप ध्यान से देखो, सल्फर कहाँ था, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है, सिस्टीन, जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है वहां सल्फर हमें मिल रहा है। प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट क्या होता है, प्रोटीन, न्यूक्लियस में डीएनए, न्यूक्लियस डीएनए के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट बॉन्ड। क्लियर? एटीपी में क्या होगा, फॉस्फेट, एडीपी में क्या होगा, फॉस्फेट, इस तरीके की सीएमपी,
जो भी आप देख रहे हो साइक्लिक मॉलिक्यूल मैंने बताए हैं, जहाँ पे फॉस्फेट वर्ड है वो सब आपके प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गए आपके प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, मतलब इनकी कमी से तो मेजर डिफिशियंसी हो सकती है। क्लियर? ठीक है, तो फ्रेमवर्क एलिमेंट आपका जिससे सब बना हुआ है पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल में भी वो फ्रेम, उसके फ्रेम को बनाने में रोल प्ले किया हुआ है, इसलिए हम उसके बारे में यहाँ रोल को नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ब्रॉडर रीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कमी कहीं पे भी रिलेटिव की आगे पूरी फंक्शन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन आता है पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये आपकी थर्ड कैटेगरी बन गई जो कि फंक्शनल है, जैसे अभी हमने देखा था टर्गर प्रेशर के लिए पोटेशियम आया सब्सिडरी सेल से। ठीक है, तो आपकी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए था एसेंशियलिटी के लिए। एक हो गया आपका ग्रुप फ्रेमवर्क के लिए, दूसरा हो गया आपका जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट लिविंग कंटेंट बना रहा है। क्लियर? एक सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे कैल्शियम आपका स्ट्रक्चर में है, मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले कर रहा है। अभी आपने क्या देखा, सिर्फ कैटेगरी वाइज हमने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक प्रोटोप्लाज्मिक। नौ पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ऐसे हैं जो कि आपका कहीं किसी स्ट्रक्चर की बनाने में सेंटर मॉलिक्यूल है, कहीं पे जैसे आपका मस्कुलर मूवमेंट है वहां पे कैल्शियम चाहिए। तो अलग अलग तरीके के आपके जो प्लांट में आप मैकेनिज्म देखोगे तो वहां ये एंजाइम के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप याद होगा, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, मतलब एक को एंजाइम फंक्शनल तभी होगा जब उसके साथ उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट हो। क्लियर? तो उस केस में ये रोल प्ले करेंगे, तब यू कैन से मेटाबॉलिकली एक्टिव है। क्लियर? जो कि चार सभी यहाँ पे कितने हो गए, 3 3 6 2 8। क्लियर? 8 एलिमेंट यहाँ पे हो गया। ठीक, तो फ्रेमवर्क आपके सबसे अभी बिना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिए हुए कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें इनको प्रायोरिटी देना है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया है और क्वेश्चन पे माइंड सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें नेगेटिव मतलब कोई रोल ही नहीं है, तो भी आपको नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना। ठीक, और सबसे ज्यादा कौन चाहिए, और उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक जगह दिया है बाकी दूसरी जगह दिया है, तो सबसे ज्यादा मैं आपके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन चलूँ। फिर कोई ऐसा है जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर ये 6 है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी छोड़ना है, उन 6 को सेलेक्ट। क्लियर? यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना बेटा उसका ही गेम है, और इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा ये। दे आर नॉन टॉक्सिक इन स्लाइटली एक्सेसिव क्वांटिटी। अब कल भी उस दिन मैंने बताया था कि कौन सी चीज थोड़ा सा भी बढ़ने पे लॉस कर सकती है, टॉक्सिक इफेक्ट कर सकती है। नमक आपने खाने में बढ़ा दिया तो बढ़ सकता है। आप छोला बना रहे हो, चना बना रहे हो, 10 चने ज्यादा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मसाले का स्वाद ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा ग्रेवी सूखी हो सकती है, लेकिन आपने जरा सा आधा चम्मच भी नमक डाला हायर लिमिट के ऊपर तो आपकी डिश गई। तो टॉक्सिक इफेक्ट के लिए क्वेश्चन आता है, टॉक्सिसिटी कौन शो करता है, तो अगेन आपको ध्यान में रखना माइक्रो न्यूट्रिएंट एग्जांपल में दिया है या मैक्रो न्यूट्रिएंट दिया। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट स्लाइटली एक्सेस, देखो इसकी भी एक लिमिट है ना बेटा। अब आप ये बोलो कि ग्रेवी इतनी थी चने ही डालते रह रहे हो, तो वो स्लाइटली एक्सेस होने तक तो वो कोई लॉस नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा आप मैक्रो न्यूट्रिएंट भी बढ़ा दिए तो फिर अगेन वो टॉक्सिक इफेक्ट करेगा। तो सबसे सेंसिटिव कौन है अमाउंट के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, लेकिन दोनों ही एक्सेस अमाउंट में तो अपना साइड इफेक्ट दिखाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो स्लाइटली एक्सेसिव इस वर्ड को ध्यान में रखोगे, थोड़ा सा भी ज्यादा हो, थोड़ा सा ज्यादा होने पे यहाँ पे कोई टॉक्सिसिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन द सेल, जो आपने पूरा देखा डीपीडी को बनने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें आपको देख रहे हैं आप वहां पे मैंने कई बार बोला था मिनरल्स आएंगे, इधर से इधर सॉल्ट आ गया तो आपका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाई हुआ तो वाटर लो हो जाएगा, देन वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। तो मतलब ऐसे भी कुछ एलिमेंट होंगे जो कि ऑस्मोटिक बैरियर होंगे, ऑस्मोटिक बैरियर के फंक्शन के लिए जरूरी। क्लियर? तो ऑस्मोटिकली एक्टिव हो सकते हैं कुछ, रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट लेस देन, ये हो गया। दिस इंक्लूड आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकल। अब आप देखो तो इसमें आपको बहुत सारे मेटेलिक दिख रहे हैं। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन, मेटेलिक एलिमेंट क्या होते हैं, माइक्रो या माइक्रो, माइक्रो।
ठीक है। अब इसमें मेटेलिक में आपको कॉम्बिनेशन दे सकता है, जैसे अब यहाँ पे दे दिया आपको, इसके बाद आपको लिख दे सिल्वर, सेलेनियम, ठीक। वो क्या होंगे, एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है, तो आपको उसमें आइडेंटिफाई करने को दे देगा, फाइंड आउट द एसेंशियल मेटेलिक एलिमेंट। मेटेलिक वर्ड लगा के पूछ सकता है, फाइंड आउट द एसेंशियल एलिमेंट अमंग देम। तो सेट में से आपको निकालना होगा, तो यहाँ पे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल, 3 6 तो 8। क्लियर हो गया ना, ठीक। 9 8 17 टोटल आपको 17 एलिमेंट ध्यान में रखना। अब आपको यहाँ पे दे शो टॉक्सिक इफेक्ट, ये तो क्लियर हो गया। थोड़ा सा भी अमाउंट इनका ज्यादा होगा तो अपने अपना केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सबकी तुमने पीरियोडिक टेबल में देख रहे होगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक में पढ़ाई जाएगी, वहाँ पे भी ध्यान रखना, ठीक है। उससे बहुत बायो को रिलेट नहीं करना है, बस ये मॉलिक्यूल हमें फ्यूचर, क्योंकि हम जब डॉक्टर बनते हैं तो हमें ड्रग्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ड्रग्स रिसर्च फील्ड में अगर हम जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा था, उसको कौन सा एलिमेंट चाहिए, किस प्लांट के अंदर वो कितना होता है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम मेडिसिनल सोर्सेज जो है वो प्लांट्स है। क्लियर। तो वहां से हम जब पढ़ते हैं तो ये एटलीस्ट इनको आप मार्क करके पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नहीं, दीज आर द 17 एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर द प्लांट्स। अभी देखते हैं, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, एंड निकल, देखते हैं। एनसीईआरटी में लिखा होगा, दे शो टॉक्सिक इफेक्ट, क्योंकि हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। हायर में जाके एक किसी को और एलिमिनेट किया होगा। दे शो टॉक्सिक इफेक्ट इवन इन स्लाइट एक्सेस, दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन द सेल। अब ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं डेप्थ में भी थोड़ी सी बातें करके रिलेट भी कराई हूँ। तो याद नहीं करना है, लिख लेना है, समझना है, और उसके बाद यहाँ से आपके 5 6 7 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं और आते हैं। क्लियर। नाउ एक बात आती है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। किसी भी चीज का क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है, एक है कि डेफिशिएंसी आने वाली है, फंक्शन उसका स्लो हो रहा है, कम सप्लाई हो रही है लेकिन एकदम कम हो गया, दैट इज द क्रिटिकल। तो किसी भी एलिमेंट का क्रिटिकल कंसंट्रेशन उसकी डेफिशिएंसी को शो करेगा, सिम्टम्स दिखने लगे, डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आ गए, मेजर सिम्टम्स आ गए। क्लियर। अब अगेन जैसे हम ह्यूमन के केस में किसी चीज की कोई डिफिशियंसी, किसी को कैल्शियम की डिफिशियंसी है, किसी को आयरन की डिफिशियंसी है, आयरन, फॉलिक, कैल्शियम, इन सब चीजों की सप्लाई दिया जाता है, किसी को प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन की सप्लाई दी जाती है, तो हम सप्लाई दे के मेंटेन कर सकते हैं। सेम वे में हम प्लांट को भी मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप इन डिफिशियंट सिम्टम को देख रहे हो। अब यही सब आता है बॉटनिस्ट वाला, ठीक। आप अपने गार्डनिंग में इन सिम्टम्स को देख रहे हो और आप आइडेंटिफाई कर ले गए तो आप उसको क्योर कर ले जाओगे, अदरवाइज आप कुदरत के भरोसे बैठे हुए हो कि हाँ ठीक है अभी प्लांट ठीक है, 2 4 पत्ती झड़ रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, फिर ठीक है। खैर, फ्लावरिंग का अलग है केस, डेकोरेशन का अलग केस है, लेकिन मेजर इम्पैक्ट हमें क्या चाहिए, हमें क्रॉप चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, वहां पे हम इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर। क्योंकि उसमें फूड साइकिल डिपेंडेंट है, हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, हम उनके केस में हमें ध्यान में रखना है कि क्रिटिकल कंडीशन के जो सिम्टम्स हैं। हाँ बेटा, वही देख रही हूँ मैं, अभी मुझे क्लिक नहीं कर रहा है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ओके ये 9 है तो 9 प्लस 1। हाँ वही मुझे लगा कैसे एक तो क्या। थैंक यू। चलो, तो अभी क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या हुआ कि मिनिमम आपका जो कंसंट्रेशन चाहिए उसके बेलो जा रहा है, तो दिस इज क्रिटिकल। यहाँ से आप स्टार्ट हो गया तो आप डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखने लगेंगे, एंड एट द एंड अगर वो उसकी क्रिटिकल कंडीशन बहुत कंटिन्यू रहेगी तो वो प्लांट डेथ भी कर सकता है, ठीक है, वो क्रॉप डैमेज हो सकती है। एडिक्वेट जोन, वो जोन हो गया जो उसको फंक्शन करने के लिए अप्रोप्रिएट है। क्लियर। अप्रोप्रिएट है, इसमें उसकी सारी फंक्शनिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सब कुछ हो रहा है। टॉक्सिक जोन, जो उसके अमाउंट जो सर्टेन
लिमिट है कि किस लेवल में उसको चाहिए, वो वहां से ज्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, उस कंडीशन में भी आपको सिम्टम्स दिखेंगे एंड उससे भी डैमेज हो सकता है अपना। तो टॉक्सिक जोन इंक्रीज होने से एंड डिफिशियंसी जोन डिक्रीज होने से। क्लियर है, इसमें तो कोई बहुत ऐसा है नहीं। कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन टिश्यू एंड परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ और एज, इन दो के रेस्पेक्ट में ये देखा गया। नाउ एक टर्म आता है बेटा मोबाइल और इमोबाइल। अभी हम यहाँ पे देख लिखा दे रहे हैं, उसके बाद में देखेंगे हम लोग इसको एनसीईआरटी के साथ। अब हमें पता है कि मैंने हिंट दिया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि मोबिलिटी शो करते हैं, मतलब जैसे नेचुरल डेथ की तरफ प्लांट का कोई पोर्शन जा रहा है, कोई ब्रांच नेचुरल डेथ हो रही है, किसी लीफ को झड़ना है, फूल को सूखना है, तो वहां से कुछ एलिमेंट जो होंगे वो वहां से मोबाइल होके जो नए ग्रो कर रहे होंगे जहां रिक्वायर्ड होगा वहां पे वो मूव कर जाएंगे। लेकिन वो एलिमेंट जो उसका स्ट्रक्चर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए होंगे वो हो जाएंगे इमोबाइल। जैसे हम ये कहें कि ब्रांच टूट के गिर रही है, तो ऐसा तो ब्रांच गायब हो जाएगी। तो ऐसे एलिमेंट होंगे जो उस ब्रांच को बनाए होंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे जो लीफ को बना रखे हैं। लीफ सूख सकती है लेकिन लीफ एकदम डिसअपेयर हो जाए वो नहीं हो, तो लास्ट में जब डेट्रीवोर्स उस पर डिकम्पोजर एक्ट करेंगे तब वो जाके डिसअपेयर होंगे। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कम क्योंकि वो कन्वर्ट कर देते। तो अब हमें यहाँ पे एक कैटेगरी देखनी है मोबाइल और इमोबाइल की, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो एक इससे लिंक के लिए फंडा याद रखो कि ओल्ड लीफ में जो सिम्टम्स दिखेंगे, ओल्ड लीफ में जो सिम्टम्स दिखेंगे वो मैक्सिमम किसके होंगे, मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी के। ओल्ड लीफ में जो सिम्टम दिखेंगे उससे रिलेटेड, अगर आपको लीफ हो गई, एक यंग लीफ हो गई, एक बढ़िया बीच की लीफ हो गई, फंक्शनिंग लीफ है, फिर सेनेसेंस की तरफ जाने वाली है लेकिन उसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है ना कि अरे ये थोड़ी सी येलो येलो पड़ रही है, तो वहां से मोबाइल एलिमेंट मूव होने लगेंगे। तो मोबाइल एलिमेंट के मूव होने की वजह से वहां उसकी डेफिशिएंसी हुई। क्लियर, एकदम अच्छे से सुनो। मोबाइल एलिमेंट के मूव होने की वजह से उसमें डेफिशिएंसी होगी और आपको वो सिम्टम्स एकदम रेड हाई करके दिखने लगता है। एक दिन में आपको हल्की येलो दिखी, अगले दिन थोड़ी सी और ज्यादा येलो दिखेगी, धीरे धीरे वो सूखने की तरफ जा रहा है। क्लियर, तो मोबाइल एलिमेंट की डिफिशियंसी की सिम्टम्स आपको फ्रिक्वेंटली किसमें दिखेगा, ओल्डर लीफ। क्लियर, यंग एलिमेंट ये इमोबाइल की डेफिशिएंसी किसमें दिखेगी, यंगर लीव्स में, क्योंकि उनको डेवलपमेंट के टाइम इमोबाइल एलिमेंट की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर, समझ में आई बात? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट वहां पे इमोबाइल एलिमेंट जो उनको स्ट्रक्चर और ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जरूरी थे वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहे हैं, तब वहां आपको डिफिशियंसी के सिम्टम्स दिखेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो आपको डायरेक्ट ये ध्यान में रखना है कि इमोबाइल का सिम्टम आपको पहले यंगर लीफ में दिखेगा जो